We are starting with the chapter International Linkages. Okay, so let us take an example before we go ahead and discuss about this chapter. So let us say that there is some person who earns 50,000 rupees per month as his salary. ठीक है, this is this person's income per month. ठीक है, इसको हम income मानेंगे. Now whenever our salaries are credited, we are mostly bounded to use on our expenditure from this very salary that we obtain. But let us assume that there is some person who has to spend 60,000 rupees per month, बट वो अर्न कर रहा है सिर्फ 50,000 रुपीज़, बट उसकी स्पेंडिंग है 60,000 रुपीज़. सो कितना एक्स्ट्रा ही इज स्पेंडिंग 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा. ठीक है, नाउ clearly we can see that to spend this rupees 10,000 extra, he clearly is in a deficit situation right now. A deficit situation means that I don't have enough money, I don't possess enough money, but my spending or my expenditure is more than that. ठीक है, माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन माई अर्निंग. मेरी एक्सपेंडिचर जो है वो मेरी अर्निंग से ज़्यादा है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेफिसिट. सो माई एक्सपेंडिचर इज मोर देन माई अर्निंग्स. नाउ हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दिस डेफिसिट वेन एवर दिस सिचुएशन इज गोइंग टू अराइज दैट माई एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी मोर देन माई अर्निंग्स? हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज इट? So either first thing that I can do is either I can borrow this rupees 10,000. I can go to a friend or a neighbor and I can ask for this rupees 10,000 कि मुझे ये पैसे दे दो, I need it for this month. Or I can do something that I can sell my assets. ठीक है, so for example I own some valuable asset और मैं उसको sell off करके I'll make some money out of it and then I'm going to finance this deficit जो मेरा occur हो रहा है, which is of 10,000 rupees right now. ठीक है, so countries also behave in the very same manner as in this example that we have seen of an individual, right? So if countries are behaving in a similar manner, we come across a word which is BOP. ठीक है, now what is BOP? BOP है balance of payments. ठीक है, what is BOP? BOP is balance of payments. ठीक है, now balance of payments is the record of, write with me, okay, balance of payment is record of transactions of residents. I'll explain each and every word to you in a minute. ठीक है, balance of payments is record of transactions of residents with the rest of the world. ठीक है, with the rest of the world. अब इसका मतलब क्या है? ये जो हमने लिखा है यहाँ पे that BOP is record of transactions of residents with the rest of the world, what does this mean? ठीक है, so वॉट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर वी टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे वो समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं. रिकॉर्ड मतलब मैंने एक पूरा चेक रखा है अपने पास. ठीक है, इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ कलेक्शन तो नहीं बोल सकते, बट मेरे पास एक चेक है. ठीक है, चेक एज इन नॉट द फिजिकल चेक, चेक बुक वाला चेक नहीं, चेक एज इन आई हैव सम इंफॉर्मेशन विद मी अबाउट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, तो व्हाट आर दीज ट्रांजेक्शन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? ट्रांजेक्शन्स को पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से ट्रांजेक्शन्स की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स में आता क्या है, क्या रिकॉर्ड किया है मैंने. ठीक है, मेरा एंट्री एग्जिट ऑफ मनी जो है उसका मैंने क्या रिकॉर्ड रखा है अपने पास. ट्रांजैक्शंस में क्या आता है? फर्स्ट कंपोनेंट जो ट्रांजैक्शंस में आता है वो है ट्रेड. अब ट्रेड में दो कंपोनेंट होते हैं, हमें पता है. गुड्स या तो एक्सपोर्ट्स करती है कोई भी कंट्री या इम्पोर्ट करती है कोई भी कंट्री. तो ट्रेड में दो कंपोनेंट हो गए, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स. ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस का फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कि जो जिस ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ट्रांजैक्शंस मतलब ट्रांजैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई पेड यू रुपीज़ 200, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन. मेरे अकाउंट से कटे तुम्हारे अकाउंट में गए, दैट इज अ ट्रांजैक्शन. तो कंट्री के ट्रांजैक्शन की बात करें तो पहला ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में या तो पैसा अंदर आएगा या पैसा बाहर जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया. थर्ड हो गया मेरे पास बोरोइंग. ठीक है, और बोरोइंग में तो पैसा मेरे पास आ रहा है किसी कंट्री से. बट हाउ अबाउट लेंडिंग? लेंडिंग में क्या होता है? लेंडिंग में मेरा पैसा जाएगा टू सम अदर कंट्री. तो ये भी एक टाइप का ट्रांजैक्शन है, बोरोइंग बोल लो या लेंडिंग बोल लो. ठीक है, एंड द लास्ट कंपोनेंट जो हम देख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर्स. नाउ व्हाट आर ट्रांसफर्स? दिस we all have also learned in national income. Transfer क्या होता है? For example, if India is giving aid टू नेपाल फॉर लेट्स से वहाँ पे अर्थक्वेक आया एंड इंडिया इज गिविंग एड टू नेपाल. नाउ जो ये एड इंडिया नेपाल को दे रही है, इट्स नॉट अ लोन.
इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया साइड, इट्स अ सपोर्ट फ्रॉम इंडिया साइड। तो जितनी भी गिफ्ट होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, नेपाल इज़ नॉट बाउंड टू पे अस बैक। तो जितने भी गिफ्ट्स होते हैं, जितने भी रेमिटेंसेज होते हैं, ये सारे आते हैं ट्रांसफर्स के अंदर। और ट्रांसफ़र अगर हमें कोई पैसे दे रहा है एज एड, एज गिफ्ट, एज रेमिटेंस, तो पैसा अंदर आएगा कंट्री के। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग दीज टू अ सिमिलर कंट्री, तो पैसा बाहर जाएगा कंट्री के। तो ये आता है ट्रांसफर्स में। ओके, नाउ देन मूविंग अहेड, कि हमने बीओपी के बारे में ये देखा कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड ट्रांजैक्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रांजैक्शंस में मेरे पास क्या कंपोनेंट्स आते हैं। ट्रांजैक्शंस में मेरा कंपोनेंट हो गया ट्रेड, जिसमें आता है मेरे पास एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आई हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी पैसा आ सकता है कंट्री में या कंट्री से बाहर जा सकता है। देन आई हैव बोरोइंग और लेंडिंग, एंड ऑन फोर्थ आई हैव ट्रांसफर्स। ठीक है, नाउ देर आर टू वर्ड्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर रेसिडेंट्स, लेट्स से रेसिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री, जो भी किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स जो हैं, अगर पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री आर पेइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई राइट इट एज ROW, तो दिस इज अ डेफिसिट आइटम, क्योंकि मेरी कंट्री से पैसा जा रहा है। तो डेफिसिट इज, ऐसा कुछ भी समझ लो, जब पैसा जा रहा हो बाहर, वो एक डेफिसिट आइटम होगा, क्योंकि कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे रेसिडेंट्स जब पेमेंट्स कर रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दिस इज अ डेफिसिट आइटम। ठीक है, सो इफ मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? डेफिसिट कंसिडर करेंगे। एक बार आई विल टेक माई टाइम एंड एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिसिट आइटम्स टू यू, टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, कि डेफिसिट आइटम्स में मेरे पास क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सो ऑन नंबर वन आई कैन हैव दैट इंडिया इम्पोर्ट्स, क्या इंपोर्ट करती है इंडिया? लेट्स से ऑयल। तो इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल। जब इंडिया इंपोर्ट कर रही है ऑयल, इज इंडिया पेइंग इन डॉलर्स? है ना, पेइंग इन डॉलर्स टू द कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो माई मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, तो ये एक डेफिसिट आइटम हो गया। इम्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे, जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट करेगी, वो सारा जो पैसा होगा वो जाएगा डेफिसिट अकाउंट में। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से दैट देयर इज एन इंडियन स्टूडेंट, कोई एक इंडियन स्टूडेंट है मेरे पास, एंड ही हैज़ टू पे, फॉर एग्जाम्पल ही इज एनरोल्ड इन सम इंस्टीट्यूशन और कॉलेज जो कि यूएस में है। ठीक है, तो यूएस में उसको ट्यूशन फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, यूएस वाले कॉलेज को उसको ट्यूशन फ़ी देनी पड़ेगी, वो ट्यूशन फ़ी भी डॉलर में पे करेगा वो। तो ये भी एक डेफिसिट आइटम है, क्योंकि पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। ठीक है, देन वी कैन हैव दैट, लेट्स से दैट देयर इज़ एन इंडियन कंपनी, मेरे पास एक इंडियन कंपनी है, एंड दिस कंपनी बाइज, लेट्स से यूएस में कोई लैंड लेते हैं हम। ठीक है, कोई लैंड लेती है ये कंपनी यूएस में। तो क्योंकि यूएस में मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, लैंड लेना क्या होता है? लैंड लेना एक इन्वेस्टमेंट है। तो क्योंकि मैं यूएस में एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरा पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है, और ये डेफिसिट अकाउंट में, डेफिसिट आइटम में कैलकुलेट होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में मनी इज लीविंग इंडिया, है ना, मनी इज लीविंग इंडिया, इसीलिए ये डेफिसिट आइटम में काउंट होता है। क्विकली फिर सरप्लस आइटम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेफिसिट आइटम समझ में आ गए, तो सरप्लस आइटम्स भी बहुत ईजी हैं टू अंडरस्टैंड। एनी मनी दैट इज कमिंग इन, वो सरप्लस आइटम में है। तो लेट अस से कि इंडिया पहले इंपोर्ट करी थी ऑयल, लेट अस से अभी कि इंडिया एक्सपोर्ट करती है, लेट्स से सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर। तो क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करती है, इंडिया दूसरे नेशंस को सेल करती है। पहले हम डॉलर्स में पे कर रहे थे, नाउ वी आर अर्निंग इन डॉलर्स, है ना, वी आर अर्निंग इन डॉलर्स, क्योंकि हम दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सामान बाहर जा रहा है और हमें उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट हो गया। लेट अस देन से कि चलो फॉरेनर्स हैं कुछ, और वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। तो अभी हमने देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट हमने की है किसी और कंट्री में, तो हमारा पैसा बाहर गया है। बट लेट्स से कोई फॉरेनर है, उसने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, तो पैसा हमारी कंट्री में आया है। और सेम, लेट अस से दैट देयर आर सम एनआरआईज, और वो एनआरआईज इंडिया में, लेट्स से वो रेमिटेंसेस सेंड करते हैं। ठीक है, रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, कोई एड सेंड करते हैं, तो बाहर है वो हमारे सिटीजन, बट उनका पैसा हमें बाहर से मिल रहा है, वो पैसा इंडिया में आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए सरप्लस आइटम्स के। तो हमें डेफिसिट आइटम भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हेन इज मनी लीविंग इंडिया। ठीक है, और हमें सरप्लस आइटम भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए दैट व्हेन इज मनी कमिंग इनटू इंडिया। तो ये हमने डेफिसिट आइटम और सरप्लस आइटम देख लिया। तो बीओपी के बारे में जब हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हमने बोला दैट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। तो बीओपी क्या ट्रैक करती है? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ये रिकॉर्ड है, ये क्या ट्रैक करता है? दिस ट्रैक्स कि मेरा इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो ऑफ मनी जो हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम माई इन माई कंट्री। सो इट इज ट्रैकिंग माई इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो ऑफ मनी किसी भी कंट्री में। वो काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ
रेसिडेंट्स, ये सारी चीज़ें रेसिडेंट्स करते हैं, चाहे डेफिसिट आइटम का जो भी कंपोनेंट मैंने बताया या सरप्लस आइटम का बताया, ये सारा कोई एक रेसिडेंट कर रहा हो कंट्री का, ठीक है। तो दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रन बाय रेसिडेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि ये ग्लोबली डेफिसिट आइटम और सरप्लस आइटम के एग्जांपल्स एक बार वापस रीड करो एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट डेफिनेशन एग्जैक्टली मीन्स। ठीक है, तो बीओपी इज ट्रैकिंग इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो ऑफ मनी इन एनी कंट्री। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, विच इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अभी कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, ओके, करंट अकाउंट को आई एम यहाँ से आगे आई यूज सी ए एज द नॉमेनक्लेचर टू इंडिकेट करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट के बारे में मैं पहले लिख देती हूँ, तब फिर एक्सप्लेन करूंगी। रिकॉर्ड्स, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स। ठीक है, आई एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन डिटेल। करंट अकाउंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड इन व्हाट? ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। नाउ आई एम ब्रेकिंग इट इनटू थ्री पार्ट्स फॉर यू। ठीक है, पहला पार्ट क्या बोला मैंने? गुड्स में ट्रेड, है ना, गुड्स में मैंने बोला ट्रेड, करंट अकाउंट ये रिकॉर्ड करता है। सिंपल बताओ, गुड्स में ट्रेड, ट्रेड की मैं बात कर रही हूँ। ट्रेड क्या होता है? जब मैं ट्रेड की बात करती हूँ, उसमें दो कंपोनेंट हमने देखे थे, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। मुझे एक चीज़ बताओ कि जब भी अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, आई एम सब्ट्रैक्टिंग imports from exports and let us say इंडिया एक्सपोर्ट करता है 200 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स। ठीक है, बाहर हम एक्सपोर्ट करें 200 बिलियन ऑफ गुड, ये मेरा एक्सपोर्ट है। एंड लेट अस से मेरा इम्पोर्ट है 250 बिलियन वर्थ ऑफ गुड। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम इम्पोर्टिंग, ये मैं अपनी कंट्री में मंगा रही हूँ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रेड बैलेंस की वैल्यू बताओ मुझे, व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? एक्चुअली बैलेंस तब आएगा जब मेरा एक्सपोर्ट वुड बी इक्वल टू माई इम्पोर्ट, तब ट्रेड बैलेंस में होगा कि मैं जितना सामान मंगाती हूँ मैं उतना ही सामान बाहर बेचती भी हूँ दूसरी कंट्रीज में। बट क्या ये सिचुएशन में अभी मुझे बैलेंस दिख रहा है? ये मेरा एक्सपोर्ट है, ये मेरा इम्पोर्ट है, तो करेंटली कोई भी बैलेंस नहीं है यहाँ पे। और अगर ट्रेड बैलेंस की कोई वैल्यू पूछेगा भी तो दिस इज गोइंग टू बी -50 बिलियन। ठीक है, और ये मैं डेफिसिट में हूँ, है ना, -50 बिलियन मैं डेफिसिट में हूँ, क्योंकि मेरे इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन माई एक्सपोर्ट्स, मेरे इम्पोर्ट्स ज़्यादा है मेरे एक्सपोर्ट्स से। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस सिचुएशन वुड अराइज व्हेन माय एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू माय इंपोर्ट्स, बट नॉट इन दिस केस। ठीक है, तो करंट अकाउंट का पहला कंपोनेंट हमने देख लिया, दैट ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, सेकंड, सर्विसेज में क्या क्या आते हैं मेरे पास, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो गुड्स में मैंने देख लिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस है। नाउ सर्विसेज में मेरे पास क्या आ सकता है? आईटी सर्विसेज कुड बी वन थिंग, है ना, आईटी सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करती है। देन व्हाट कैन देयर बी सर्विसेज में? और मेरे पास आ सकता है टूरिज्म, टूरिज्म सर्विसेज। ठीक है, आई कैन हैव सर्विसेज रिलेटेड टू शिपिंग। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई कैन हैव। आई कैन हैव सर्विसेज रिलेटेड टू रॉयल्टीज। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू शुड नो कि सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं चलो आई टी सर्विसेज, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम एक्सपोर्टिंग, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल दैट फॉर एग्जाम्पल इंडिया अर्न करती है $80 बिलियन फ्रॉम आईटी सेक्टर। ठीक है, तो मैं ये एक्सपोर्ट कर रही थी और मैं ये अर्न कर रही हूँ, तो ये पॉजिटिवली मेरी अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, दिस इज द मनी कमिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये मेरे पास किस आइटम में आएगा? डेफिसिट आइटम या सरप्लस आइटम? सो दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्लस आइटम फॉर मी, राइट? ठीक है, ये हमने देख लिया, गुड्स देख लिया और सर्विसेज देख लिया। नाउ एक चीज समझो, दिस इज a term which is net investment income. This term is net investment income. Now what is net investment income? ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम को हम लिख सकते हैं इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स माइनस पेमेंट्स टू फॉरेनर्स, माइनस पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में मेरे पास क्या आ गया? इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स माइनस पेमेंट्स टू फॉरेनर्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू कि नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है। सो इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स से मेरे पास जो इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम, ये मेरी कंट्री में आ रहा है, एंड व्हाट पेमेंट आई एम डूइंग टू फॉरेनर्स, इसका जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। इस डिफरेंस को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। एक एग्जाम्पल समझते हैं, लेट अस से कि इंडिया अर्न्स $10 बिलियन, लेट्स से $10 बिलियन मैं अब्रॉड फॉरेन से मैं अर्न करती हूँ, मैं इतना पैसा अब्रॉड से अर्न करती हूँ। ठीक है, फॉरेन से मैं इतना पैसा अर्न करती हूँ। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि $15 बिलियन वर्थ पैसा आई पे $15 बिलियन
टू फॉरेन इन्वेस्टर्स को मुझे इतना पे करना है, ठीक है। सो आई अर्न 10 बिलियन अब्रॉड एंड आई हैव टू पे $15 बिलियन अब्रॉड, ठीक है, टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर मैं इसका नेट पूछूं कि इसका नेट वैल्यू क्या होगा, कितना मेरे पास पेमेंट आई है, हाउ मच आई एम अर्निंग, और मुझे कितना पे करना है, इसका नेट वैल्यू अगर कोई पूछे मुझसे, तो इसका नेट होने वाला है -$5 बिलियन, है ना, बिकॉज आई हैव टू पे मोर, आई हैव टू पे मोर देन आई एम अर्निंग, तो मैं डेफिसिट में हूँ, ठीक है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम दैट आई एम अर्निंग फ्रॉम फॉरेन एसेट्स एंड पेमेंट दैट आई हैव टू डू टू फॉरेनर्स। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट इनकम होता है। तो मैंने करंट अकाउंट में क्या क्या अभी तक बता दिया। करंट अकाउंट में वी हैव सीन ट्रेड इन गुड्स हमने देख लिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, सर्विसेज के हमने एग्जांपल देख लिए हैं। तो ट्रांसफर बचा है मेरे पास, है ना, कि ट्रांसफर्स में मेरे पास क्या कंपोनेंट आते हैं। ट्रांसफर में मैंने बता दिया था, ट्रांसफर्स में वी हैव रेमिटेंसेस, वी हैव गिफ्ट्स, तो वो ट्रांसफर में आ गए। तो जो भी ट्रेड इन तीनों कंपोनेंट में होती है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा तुम समझ लो करंट अकाउंट में होता है, उसी को रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम भी मैंने बता दिया कि क्या होता है। सो करंट अकाउंट, जिसको मैंने बोला था कि वी विल बी डिनोटिंग बाय CA, सो लेट्स से करंट अकाउंट, कोई मुझे पूछे कि करंट अकाउंट में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आई हैव करंट अकाउंट में गुड्स, उसकी वर्थ वैल्यू में ऐड करूंगी, आई एल ऐड ट्रेड फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है, आई एल ऐड इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम का पार्ट जो इनकम था, एंड देन आई एल ऐड ट्रांसफर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल शुड रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस, कि करंट अकाउंट में मेरे पास क्या कंपोनेंट्स आते हैं। करंट अकाउंट में आई एल ऐड गुड्स, आई एल ऐड सर्विसेज, आई एल ऐड इनकम, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, एंड आई एल ऐड ट्रांसफर्स। ये सारे कंपोनेंट ट्रांसफर्स भी इसमें ऐड होगा, ठीक है, ओके। So this was all about current account, and now we move to capital account, which is the second most important part for us. So capital account ko I will be denoting by KA. Current account ko I was denoting by CA, and capital account ko I'll be denoting by KA. Okay. So, like we discussed for current account, that current account records all the trades that happen between goods, that happen for goods, services, and transfers. उसी तरह अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स परचेजेस ऑफ, दिस रिकॉर्ड्स परचेज एंड सेल, ठीक है, परचेज एंड सेल बोथ ऑफ एसेट्स। तो जिस तरह से करंट अकाउंट रिकॉर्डेड ट्रेड फॉर गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स परचेज या सेल। मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, परचेज या सेल, एसेट्स के परचेज और सेल दोनों का जो रिकॉर्ड होता है वो मेरा कैपिटल अकाउंट में होता है। कौन से एसेट्स, विल ऑल्सो डिस्कस दैट, एंड हाउ आर वी जस्टिफाइंग परचेज एंड सेल, विल ऑल्सो डिस्कस दैट। सो दिस कैपिटल अकाउंट, दिस ट्रैक्स फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है, दिस इज ट्रैकिंग, दिस ट्रैक्स फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है, कि मनी कैसे मूव करती है इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। सो दिस इज ट्रैकिंग फाइनेंशियल फ्लोज। और ये किन कंपोनेंट में जो फ्लो है वो डिसाइड करता है, दिस रिकॉर्ड करता है फॉर दैट मैटर। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एसेट परचेजेस, ठीक है, मतलब कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कंट्री बाहर इन्वेस्ट कर रही है, पहला कंपोनेंट। लोन कंट्री ले रही है या कंट्री कंट्री बोरो कर रही है या कंट्री लोन दे रही है। एंड थर्ड, कंट्री एसेट परचेज कर रही है या कंट्री एसेट सेल कर रही है। ये तीनों चीज़ों के मैटर में जो फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स के मैटर में जो फाइनेंशियल फ्लोज होते हैं, पैसा अंदर आए या पैसा कंट्री के बाहर जाए, वो मेरा रिकॉर्ड करता है क्या, मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अब। सो लेट अस से कि मेरे पास कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट और सरप्लस हो सकता है, राइट। सो डेफिसिट और सरप्लस की जगह हम यहाँ पे उसको इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी बोलेंगे, ठीक है, हम उसको इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी बोलेंगे। सो कैपिटल इनफ्लो की बात करते हैं। कैपिटल इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा अंदर आ रहा है कंट्री के, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्लस आइटम, राइट, कैपिटल इनफ्लो। अब मुझे बताओ कैपिटल इनफ्लो अगर है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। लेट अस से दैट देयर इज सम फॉरेन कंपनी, देयर इज सम फॉरेन कंपनी एंड इट इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स कैपिटल अकाउंट में डील होते हैं। तो दिस कंपनी इज डूइंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये कैपिटल इनफ्लो के पार्ट में आएगा। देन लेट मी टेल यू दैट फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स दे आर बाइंग इंडियन स्टॉक्स, ठीक है, तो फॉरेनर्स बाय इंडियन स्टॉक्स। अब क्योंकि फॉरेनर्स इंडियन स्टॉक्स खरीद रहे हैं, सो मनी इज कमिंग इन टू इंडिया, तो ये भी
एक कैपिटल इनफ्लो सरप्लस आइटम की कैटेगरी में फॉल करेगा. एंड थर्ड, लेट अस से दैट इंडिया जो है, इंडिया को लोन मिलती है, ठीक है, इंडिया रिसीव्स लोन. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर वेदर दिस इज एन एसेट और लाइबिलिटी, नो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ. अभी के लिए हम बस सरप्लस या डेफिसिट की बात कर रहे हैं. तो इवन इफ इंडिया इज बोरोइंग, इवन इफ इंडिया रिसीव्स लोन या ग्रांट भी फॉर दैट मैटर, तो ये भी मेरा, वैसे हम इसमें ग्रांट नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो ट्रांसफर्स में आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, वो करंट अकाउंट का ही पार्ट होगा. यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल इनफ्लो की बात करें तो कैपिटल इनफ्लो में ग्रांट्स नहीं आते, तो यहाँ पे सिर्फ लोन आएगा, ठीक है. सो इंडिया रिसीव्स लोन फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है क्योंकि, तो ये भी कैपिटल इनफ्लो में आएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हम कैपिटल आउटफ्लो की बात कर लें यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल आउटफ्लो, अब कैपिटल आउटफ्लो एक डेफिसिट आइटम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मनी इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्री. सो कैपिटल आउटफ्लो इज अ डेफिसिट आइटम फॉर मी, ठीक है. अब कैपिटल आउटफ्लो के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सो सिंपल सेम ही बट जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल इनफ्लो. सो फॉर एग्जाम्पल इंडियंस आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड, ठीक है. सो इंडियंस इन्वेस्ट अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं, तो पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है, ठीक है. ऊपर मैंने बताया था फॉरनर्स बाय इंडियन स्टॉक्स, सो सेम तरह से वी कैन बाय फॉरेन स्टॉक्स. सो व्हेन वी आर बाइंग फॉरेन स्टॉक्स, तो भी मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. एंड सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल वी आर लेंडिंग अब्रॉड, अभी हम लेंड कर रहे हैं अब्रॉड. सो ऑल्दो दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी इन द लॉन्ग रन बिकॉज आई विल बी गेटिंग माई प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन इट बैक आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. बट when we are lending abroad तो पैसा बाहर जा रहा है कंट्री के, इसीलिए राइट नाउ वी विल टेक इट इन कैपिटल आउटफ्लो एंड दिस इज अ डेफिसिट आइटम, राइट. सो अगर लेट अस से दैट, मान लेते हैं दैट फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग लेट अस से $100 billion इन इंडिया, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेनर्स, फॉरेनर्स, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स कर रहे हैं $100 billion. एंड लेट अस से दैट इंडिया इन्वेस्ट करती है $60 billion अब्रॉड, ठीक है, ये इंडिया कर रही है, ठीक है, $60 billion अब्रॉड. तो कितना पैसा फॉरेनर्स हमें दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, सो दिस इज $100 billion. और कितना पैसा हम उनके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट $60 billion. तो अगर मैं इसका नेट वैल्यू पता करूँ, नेट इनफ्लो ऑफ मनी, हमारे यहाँ पे आया 100, हमने किया 60, तो नेट इनफ्लो के हिसाब से वी हैव एन इनफ्लो, ठीक है, ऑफ $40 billion. हमारे पास इनफ्लो है $40 billion, सो दिस इज इन सरप्लस, ठीक है. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस एग्जाम्पल राइट नाउ. नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समझते हैं ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट शुड ऑलवेज सम अप टू ज़ीरो, ठीक है. क्या बताया मैंने, दैट करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट शुड ऑलवेज सम अप टू ज़ीरो. अब इनमें से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. ओके, सो इफ अ कंट्री स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स, ठीक है, कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न. जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्ट किया था विद कि मैं 50,000 अर्न करती हूँ एंड आई एम स्पेंडिंग 60,000, सो इफ आई एम स्पेंडिंग मोर देन आई एम अर्निंग, तो आई विल हैव टू बोरो, राइट, सिंपल है दैट आई विल हैव टू बोरो. अगर इंडिया के, लेट मी टेल यू कि करंट अकाउंट की अगर हम हालत देखें, तो करंट अकाउंट में मैंने देखा था कि ट्रेड हुआ था गुड्स में, सर्विसेज में, एंड ट्रांसफर्स भी आता है उसमें, ये दोनों आ जाते हैं. मेरे पास ट्रेड कंपोनेंट्स है एंड ट्रांसफर अलग कंपोनेंट है, बट वो सारे करंट अकाउंट में आते हैं. एंड लेट मी टेल यू दैट करंट अकाउंट अभी मेरा -$50 billion पे है, -$50 billion पे मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे डेफिसिट में हूँ ऑफ -$50 billion. डेफिसिट में -$50 billion के, दैट आई एम इन नीड ऑफ $50 billion टू फंड दिस माई करंट अकाउंट, ठीक है. मेरे ट्रांजेक्शन्स फंड करने के लिए राइट नाउ अभी आई एम शॉर्ट ऑफ $50 billion एंड आई विल बी नीडिंग दैट. एंड उसी तरफ क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो कैपिटल अकाउंट मेरा सरप्लस में चल रहा है $50 billion के, सरप्लस में है मेरा करंट अकाउंट. मतलब करंट अकाउंट में क्या कंपोनेंट थे, एक तो कैपिटल इनफ्लो होता है और एक कैपिटल आउटफ्लो होता है. नाउ करंट अकाउंट मेरा डेफिसिट में है, बट अगर मेरा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, दिस मीन्स दैट मेरे पास इनफ्लो है रादर देन आउटफ्लो, मनी इज कमिंग इन टू माई कंट्री रादर देन मनी लीविंग माई कंट्री. सो आई हैव अ सरप्लस सिचुएशन हियर, ठीक है. I had a deficit situation in my current account.
बट आई हैव अ सरप्लस सिचुएशन इन माई कैपिटल अकाउंट. सो कैपिटल अकाउंट में उतना ही सरप्लस है जितना डेफिसिट आई हैव इन माई करंट अकाउंट. दैट इज वाई करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट वुड सम अप टू जीरो. ठीक है, ये नोशन समझना इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज द रीजन वाई करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट वुड सम अप टू जीरो. इसका मतलब हम एक बैलेंस्ड कंडीशन पे रीच कर सकते हैं. वी कैन रीच ऑन अ बैलेंस्ड कंडीशन. ठीक है, कि जितना डेफिसिट मेरे किसी एक अकाउंट में होगा उतने से ही मेरा दूसरा अकाउंट सरप्लस में भी होगा. ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है, लेट मी राइट इट. अगर करंट अकाउंट, जैसे मैंने देखा मेरा करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में था, सो दिस वाज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल इनफ्लो. दिस was exactly equal to capital inflow. उतने का ही capital inflow was there in my country. ठीक है, सो सिंपल इंट्यूशन ये है दैट वी कैन नेवर रन अ डेफिसिट विदाउट फाइनेंसिंग इट. अगर यहाँ पे डेफिसिट है, वील हैव टू फाइनेंस इट थ्रू द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एंड अगर कोई एक्सट्रीम केस है दैट इफ, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दैट कोई एक्सट्रीम केस है कि मेरे पास अभी डेफिसिट था. ठीक है, आई हैड अ डेफिसिट सिचुएशन, बट जैसे हमने ऊपर देखा कि कैपिटल इनफ्लो हो गया था. सो कैपिटल इनफ्लो में ऐसा भी है ना कि मैंने इनफ्लो, जब कैपिटल इनफ्लो ऊपर बताया था, ना गिव यू एग्जांपल्स. कैपिटल इनफ्लो में देखो, मैंने बोला था कि इंडिया को लोन रिसीव हो रहा है. ठीक है, इंडिया में पैसे आ रहे हैं, इंडिया को लोन मिल रहा है, बट जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ उसमें ऐसा सोचो कि डेफिसिट तो है, बट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नो वन इज़ रेडी टू लेंड टू मी. एकदम कोई भी मुझे लेंड नहीं करना चाह रहा. इस केस में क्या होगा, डेफिसिट इन माई करंट अकाउंट इज हैपनिंग क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स का जो मेरे पास वो था, इसमें मेरा इम्पोर्ट्स ज़्यादा है मेरे एक्सपोर्ट से. लाइक मनी इज़ लीविंग माई कंट्री क्योंकि मैं गुड्स ज़्यादा मंगा रही हूँ rather than me sending goods to other countries. So my imports are more than my exports. Money is leaving my country more than money is entering my country. That is why I have a current account deficit and nobody is ready to lend me also. तो कैपिटल इनफ्लो का तो सवाल पैदा नहीं होता. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी मुझे अकाउंट को तो अपना ठीक करना ही है बिकॉज मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में है. तो सिंपल, इन दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट रिड्यूस माई इम्पोर्ट्स को आई रिड्यूस माई इम्पोर्ट्स एंड दैट विल सॉर्ट आउट माई प्रॉब्लम. और मेरा अकाउंट जो है वो वापस से बैलेंस में आ जाएगा. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा कैपिटल अकाउंट वुड कॉम्पनसेट फॉर माई करंट अकाउंट और वाइस वर्सा, बट just in this case, agar no one is lending me also but my current account is in deficit, what I'll have to do is that I'll have to reduce my imports. ठीक है, okay. Now moving ahead, and अब हम डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. वी विल बी डिस्कसिंग रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का किसी भी कंट्री में क्या रोल होता है, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इन आर कंट्री इज आरबीआई. सिंपल भाषा में अगर हम समझे, सेंट्रल बैंक का रोल होता है रिजर्व्स के मामले में. अब कैसे रोल होता है सेंट्रल बैंक का, लेट अस अज्यूम कि प्राइवेट कैपिटल मेरी कंट्री में आ रहा था. लाइक आई वाज गेटिंग प्राइवेट मनी, प्राइवेट कैपिटल वाज कमिंग इनटू माय कंट्री. ठीक है, कैपिटल इनफ्लो था, प्राइवेट कैपिटल वाज कमिंग इनटू माय कंट्री, बट दैट वाज नॉट इनफ टू फंड माय डेफिसिट. जो मेरा डेफिसिट हुआ था उसको फाइनेंस करने के लिए प्राइवेट कैपिटल वाज नॉट इनफ. तो अब सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना होगा. और सेंट्रल बैंक क्या यूज़ करेगा, सेंट्रल बैंक अपना रिजर्व यूज़ करेगा. ठीक है, सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स रिजर्व. सेंट्रल बैंक को अपना रिजर्व यूज़ करना पड़ेगा. रिजर्व में जो पैसे रखे हुए हैं, जो मनी है, वो देगा वो कंट्री को कि लो, इससे अपना डेफिसिट फाइनेंस करो. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक में चलो मान लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है अभी मेरे पास, लेट अस से $100 बिलियन का मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है. ठीक है, और मान लेते हैं मेरा कैपिटल इनफ्लो जो है, कैपिटल इनफ्लो जो कंट्री में हुआ वो हुआ है $80 बिलियन का. तो इतना पैसा तो ऑफकोर्स, ये जो कैपिटल इनफ्लो वाला पैसा है ये तो यूज़ होगा ही फॉर माई करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, बट आई एम स्टिल शॉर्ट ऑफ $20 बिलियन ना. आई एम स्टिल शॉर्ट ऑफ $20 बिलियन. ये $20 बिलियन को कौन फंड करेगा, ये $20 बिलियन को सेंट्रल बैंक फंड करेगा और फाइनेंस होगा मेरा डेफिसिट यूजिंग रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक. तो हम फाइनली ये समझ सकते हैं, अगर रिजर्व्स का हम कैटेगरी लें कि सेंट्रल बैंक रिजर्व्स यूज़ करती है अपनी, तो एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बोल रहे हैं कि बीओपी मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमने बताया था दैट दिस इज बीओपी क्या था, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर मेरी इस रिकॉर्ड में सरप्लस है, ठीक है, अगर मेरे इस रिकॉर्ड में सरप्लस है रिजर्व्स के अगर हम एंगल से देखें, तो दिस मीन्स कि सरप्लस होने का मतलब है दैट मेरे रिजर्व्स बढ़े हैं. ठीक है, रिजर्व्स के टर्म्स में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब पीओपी सरप्लस है, दिस मीन्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन माई रिजर्व्स. और सेम तरीके से अगर हम बोलें कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, सो आई कैन ऑल्सो मैंशन दैट देयर इज अ फॉल इन माई रिजर्व्स. और
मैं भी समझा देती हूँ इफ़ देयर इज़ एनी आउंस ऑफ डाउट लेफ्ट कि रिजर्व्स में इंक्रीज और डिक्रीज से फॉल से कैसे बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट डिटरमाइन हो रहा है। बहुत सिंपल है समझना कि अगर मेरे पास डेफिसिट था, तो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि डेफिसिट की वजह से सेंट्रल बैंक को $20 बिलियन देने पड़े अपने रिजर्व से, सो दैट इज़ वाई उनका रिजर्व कम हुआ है। एंड सेम सरप्लस होगा तो कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा है मेरे पास, है ना, करंट अकाउंट भी मेरा लेट से डेफिसिट में नहीं है, so there is an increase in reserves due to the extra money that is there in the economy. Okay, so this is very important to understand. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक विच इज़ द टॉपिक ऑफ एक्सचेंज रेट. सो एक्सचेंज रेट वी हैव ऑल्सो डन इन द लास्ट few videos, so I'll not take much of your time in explaining about it again. So like we had discussed this topic, just for someone if you've not watched the previous videos, let us say that you are traveling from India to, let us say you're traveling from India to US, ठीक है, so you will be needing dollars, है ना, एंड डॉलर्स चाहिए होंगे और तुम उसके बदले में क्या एक्सचेंज करोगे, यू विल बी एक्सचेंजिंग रुपीज़, ठीक है, तुम रुपी एक्सचेंज करोगे। तो एक्सचेंज रेट हमने देखा था, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन में वापस मेंशन कर दूँ यहाँ पे। एक्सचेंज रेट हमने देख लिया था, एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट्स प्राइस ऑफ, if you have any doubt in the topic of exchange rate, I'll request you to watch the previous videos and you'll get a very good idea of it, ठीक है। तो exchange rate होता है price of one currency, exchange rate is price of one currency in terms of another, in terms of another. I'll also give a short example to explain it कि price of one currency in terms of another का क्या मतलब है, ठीक है। सो अगर हम कह रहे हैं कि $1 जो है दैट इज इक्वल टू ₹80, $1 जो है वो ₹80 के बराबर है, दिस मीन्स दैट $1 विल कॉस्ट मी ₹80। $1 को लेने के लिए आई हैव टू गिव, दिस इज द प्राइस दैट आई हैव टू पे ₹80 टू obtain $1। इसीलिए हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ वन करेंसी, किस करेंसी का प्राइस, डॉलर का प्राइस, इन टर्म्स ऑफ अनदर, किस करेंसी के टर्म्स में, रुपी के टर्म में। तो ये है मेरा एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये होता है मेरा एक्सचेंज रेट। अब इसमें एक चीज़ समझो कि, ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव यू अ क्विक एग्जांपल हियर विच आई फील लाइक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। लेट अस टेक अ कंट्री आयरलैंड, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम आयरलैंड पहुंच गए। आयरलैंड में आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ अ सैंडविच, ठीक है, आयरलैंड में आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ अ सैंडविच, और लेट अस टेक कि वहाँ पे सैंडविच जो है वो 3.99 यूरोस का मिलता है, ठीक है, इन आयरलैंड। वन सैंडविच वुड कॉस्ट मी 3.99 यूरोस, ठीक है, एंड मेरे पास डॉलर्स हैं, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि एक्सचेंज रेट अगर हम देखें यूरो और डॉलर के बीच में, तो एक्सचेंज रेट है इक्वल टू $1.32, ठीक है, ये है मेरा एक्सचेंज रेट। इट मीन्स दैट एक्सचेंज रेट $1.32 का क्या मतलब है, दिस इज द प्राइस दैट आई हैव टू पे टू obtain €1। इसका मतलब है सिंपल टर्म्स में कि €1 का प्राइस है $1.32, ये है मतलब जब मैं लिख रही हूँ एक्सचेंज रेट को लाइक दिस कि €1 का प्राइस है। सो सैंडविच कितने यूरोस का है, 3.99 यूरोस का, और मुझे एक्सचेंज रेट बता दिया गया, तो मेरे पास डॉलर्स है ना, तो मुझे डॉलर में कन्वर्जन चाहिए होगी, है ना, आई नीड कन्वर्जन इन डॉलर्स। तो अगर मैं प्राइस निकालूँ ऑफ सैंडविच इन डॉलर्स, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा कि 3.99 यूरो को आई हैव टू कन्वर्ट इन डॉलर एंड आई विल गेट $5.27, ठीक है। दिस इज वॉट आई गेट द प्राइस ऑफ सैंडविच इन डॉलर्स इन आयरलैंड, ठीक है, एक्सचेंज रेट से मैंने ये फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक कंट्री तो मैंने आयरलैंड ली थी, बट यूएस में चली जाती हूँ और यूएस जाके मैं देखूंगी कि एक सैंडविच का जो कॉस्ट मुझे पड़ रहा था, एक सैंडविच का जो कॉस्ट मुझे पड़ रहा था वो था $4.62। तो तुम एक बात बताओ, दोनों सैंडविच का कॉस्ट मेरे पास डॉलर में ही आया है, ठीक है, ये आयरलैंड में आया है डॉलर में और ये यूएस में, तो यही प्राइस था मेरा, 4 दिस लुक्स लाइक 9, सो दिस इज $4.68। तो तुम मुझे बताओ सैंडविच कहाँ पे मेरे लिए एक्सपेंसिव है, इट्स एक्सपेंसिव इन आयरलैंड, यहाँ पे मेरे लिए सैंडविच एक्सपेंसिव है डॉलर्स के टर्म में, है ना। सो एक्सचेंज रेट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मान लो एक्सचेंज रेट कम होता, मान लो ये जस्ट $1 होता, तो मेरे पास प्राइस क्या आता यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को यहाँ लेके आती हूँ, तब मेरे पास प्राइस क्या आता, 3.99 यूरोस को मुझे बस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है एंड आई वुड गेट $3.9 में ही प्राइस, ठीक है। तो तब मेरा सैंडविच ज़्यादा एक्सपेंसिव यूएस में होता। सो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइनिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट और जो लोकल प्राइस है, सो ऑफ कोर्स ये लोकल प्राइस है मेरे पास यूरो का, सैंडविच का, है ना, दिस इज द लोकल प्राइस ऑफ सैंडविच इन आयरलैंड। तो एक्सचेंज रेट प्लस द लोकल प्राइस, ये टोटली मेरे पास क्या डिटरमाइन कर रहा है कि इंटरनेशनल कॉस्ट कंपैरिजन कर पा रही हूँ, मैं कॉस्ट कंपैरिजन कर पा रही हूँ बिटवीन आयरलैंड एंड यूएस विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। पहला,
मेरा लोकल प्राइस जो मुझे तुम बता रहे हो कि ये लोकल प्राइस है आयरलैंड में, और तुम दूसरा मुझे बता रहे हो कि एक्सचेंज रेट ये है। इसकी बेसिस पे मैं कंपेयर कर पा रही हूँ इंटरनेशनली सेम गुड का क्या प्राइस होगा इन यूएस एंड आयरलैंड। ठीक है, तो दिस वाज वन एग्जांपल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। अब ये मैटर भी करता है, ओके, डजंट दिस मैटर टू मी कि एक सैंडविच का कॉस्ट मुझे दो कंट्रीज में क्या है, या तुम ये सोचोगे कि यार इट्स जस्ट अ सैंडविच, गेट योरसेल्फ फन। नो, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट इफ वी थिंक अबाउट इट, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना टूरिज्म इफेक्ट होती है। ठीक है, लोकल प्राइसेस प्लस एक्सचेंज रेट क्या है, ऐसे टूरिज्म सेक्टर बहुत अफेक्ट होता है। कंट्री के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन पे। एक्सचेंज रेट तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है मेरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का पार्ट, है ना, और परचेजिंग पावर ऑफ सिटीजन्स ऑल्सो। सो वन सैंडविच आई कुड गेट इन यूएस, बट फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आयरलैंड गई, आई वॉज अ यूएस रेसिडेंट, और मैं आयरलैंड जाती हूँ एंड आई फाइंड आउट दैट यार नहीं, यहाँ पे मुझे सैंडविच एक्सपेंसिव लग रहा है, सो आई माइट ड्रॉप डाउन द आइडिया ऑफ हैविंग अ सैंडविच। ठीक है, सो परचेजिंग पावर पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है, इस एग्जाम्पल से। अब हम आ जाते हैं क्विकली टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है जब हम एक्सचेंज रेट कर रहे थे, बट हम इसको एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट पे आओ। अब डिटरमाइन कैसे होता है एक्सचेंज रेट, ये हम देख चुके हैं। हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई साइड से डिटरमाइन होता है। यहाँ पे एंड नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई साइड से डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, राइट। सो दो सिस्टम होते हैं एक्सचेंज रेट के, पहला तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और दूसरा सिस्टम होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। डू वी ऑल नो दिस वेरी क्लियरली कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। अब हम आते हैं फिक्स्ड पे। पहले हम पहले डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे इकोनॉमीज ऑपरेट करती हैं। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जहाँ पे भी फॉलो होता है वहाँ पे गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लेते हैं कंट्री में गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि $1 इज गोइंग टू बी ₹80, ये फिक्स्ड है। नाउ नो मैटर कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड रुपी कैसे चेंज हो रहा है, बट दिस exchange rate is not going to change at all. This will not change at all because this is decided by the government of the country. So this will not change. $1 हमेशा 80 रुपीज़ के ही बराबर होगा, ठीक है। अब कैसे मैनेज करती होंगी कंट्रीज़ कि नहीं हम एक्सचेंज रेट को इस पे फिक्स रखेंगे, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि डॉलर या रुपी में फ्लक्चुएशन आए इन टर्म्स ऑफ इनकी डिमांड या सप्लाई कैसे चेंज होती है। सो वन मे बी अगर डॉलर डिप्रिशिएट होने लगे और उसी जगह पे रुपी अप्रिशिएट होने लगे, तब तो ये एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं रहेगा। तब तो दिस एक्सचेंज रेट वुड स्टार्ट लुक लाइक, अगर मान लो रुपी मेरा अप्रिशिएट हो रहा है तो दिस वुड स्टार्ट टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना। ये ऐसा दिखने लगेगा दैट आई हैव टू पे लेस रुपी टू गेट मी $1, है ना। तो डॉलर इज गेटिंग वीक हियर, तो डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, बट इसी तरफ देखें तो रुपी अप्रिशिएट हुआ है। तो ये तो अगर डिमांड फोर्सेस तो वर्क करेंगे ही किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, और मेरा एक्सचेंज रेट भी अफेक्ट होगा। बट क्योंकि मेरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो ये वाला जो डिमांड एंड सप्लाई वाला पूरा कंपोनेंट है ना, दिस कांट वर्क हियर, ये यहाँ पे नहीं चल सकता। तो इसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है, और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, जब भी ऐसा फोर्स आता है कि यार रुपी अप्रिशिएट होने लगा या डॉलर डिप्रिशिएट होने लगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करेगी दैट इट स्टार्ट्स टू बाय या सेल करेंसी टू मेंटेन दिस एक्सचेंज रेट इन द इकोनॉमी, ठीक है। आई विल गिव यू अ न्यूमेरिकल एग्जांपल तो समझ आएगा। सो लेट मी टेल यू कि मार्केट का क्या रेट है। मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो रेट चल रहा है, ठीक है, मार्केट रेट मतलब ये रेट जो है ये डिमांड एंड सप्लाई से फ्लक्चुएट होती है। तो यहाँ पे मार्केट रेट ये है कि आई हैव टू गिव ₹85 पर डॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियरली $1 इज इक्वल टू ₹85, है ना। ये मेरा एक्सचेंज रेट मार्केट में है एज ऑफ नाउ। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने देखा था गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने $1 को फिक्स कर दिया था भाई ₹80 पे। बट मार्केट रेट में देखो, मार्केट रेट में अगर हम देखें तो $1 ₹85 के बराबर है। बट गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया हुआ है, $1 इज इक्वल टू ₹80। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, मुझे कोई कंपैरिजन ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। अगर हम मार्केट को देखें, तो मार्केट को अगर हम देखें और गवर्नमेंट के एनालिसिस को देखें, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ₹80 दो और $1 ले जाओ। बट मार्केट तो कह रहा है कि यार यू हैव टू गिव ₹85 टू गेट $1। तो अगर मार्केट के हिसाब से स्टडी करें तो मेरा रुपी अप्रिशिएट हुआ है या डिप्रिशिएट हुआ है, मुझे एक बात बताओ। रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है क्लियरली, बट क्योंकि ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, रुपी डिप्रिशिएट नहीं हो
सकता। और वैसे भी दिस इज़ फिक्स्ड, ये जो $1 इज इक्वल टू ₹80 है ना, ये फिक्स्ड है। मैंने तुमको कंपेयर करने को कहा कि मार्केट के हिसाब से कंपेयर करो कि जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, एक्चुअली में देखा जाए तो रुपी तो डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा है, क्योंकि मार्केट रेट हम देख सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, डॉलर डिमांड ज़्यादा होगा ना सप्लाई से, डॉलर का डिमांड ज़्यादा होगा ना डॉलर के सप्लाई से, है ना। तो व्हेन दिस विल हैपन, सेंट्रल बैंक को एक्शन लेना पड़ेगा। अब सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करेगी, क्योंकि डिमांड अभी ज़्यादा है दैन सप्लाई, क्या करेगी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक विल सेल डॉलर्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करने वाली है, इट इज़ गोइंग टू सेल डॉलर्स, क्योंकि डॉलर का डिमांड ज़्यादा है अभी, तो सेंट्रल बैंक हैज़ टू सेल डॉलर्स टू बैलेंस इट आउट पूरा। तो इट विल सेल डॉलर्स, वो डॉलर बेचेगी एंड वो क्या करेगी, इट विल टेक रुपी, इट विल टेक रुपीज़, वो रुपी सारा ले लेगी। ऑफ कोर्स जब वो डॉलर सेल कर रही है उसके बदले उसको रुपी मिलेगा सेंट्रल बैंक को, तो सडनली ऐसा होगा कि रुपी की डिमांड बढ़ने लगेगी और डॉलर की डिमांड जो है, डॉलर का जो सप्लाई है वो बढ़ने लग जाएगा। तो इस सिचुएशन को सेंट्रल बैंक इस तरह से रिवर्स कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को पता चल रहा है दैट माई रुपी इज़ डिप्रिशिएटिंग क्लियरली एट दिस पॉइंट। तो सेंट्रल बैंक को रुपी को डिप्रिशिएट नहीं होने देना, इसीलिए वो रुपी का जो सप्लाई है वो बढ़ा रही है, रुपी का सॉरी रुपी का डिमांड सेंट्रल बैंक बढ़ा रही है, नॉट सप्लाई। यहाँ पे होगा कि रुपी का डिमांड सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर रही है, और क्योंकि इट्स सेलिंग डॉलर्स, डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, जैसे ही डॉलर्स का सप्लाई बढ़ेगा डॉलर का प्राइस जो है इट विल कम डाउन, एंड उसी तरह से जो मेरा रुपी का प्राइस है इट विल गो स्लाइटली अप। तो ऐसे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है। तो इंटरवेंशन हमें समझ में आ गया कि सेंट्रल बैंक हैज़ टू सेल, मैंने यहाँ क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक हैज़ टू बाय और सेल अ करेंसी। जब भी वो देखेगी कि कोई भी एक करेंसी में डिप, मतलब अपनी करेंसी में, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में डिप आ रहा है, तो मैंने देखा यहाँ पे मेरी डोमेस्टिक करेंसी रुपी है वो डेप्रिशिएट होने लग गई थी, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने क्या किया, यहाँ पे उसने डॉलर्स बेचे अपने रिजर्व्स में से। नाउ इसीलिए हमने रिजर्व्स पढ़ा था और इसलिए हमने रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस देखी थी। तो सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स सेल किए, तो डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई एंड इट इज टेकन रुपीज फ्रॉम द मार्केट, तो रुपी में का डिमांड हैज इंक्रीज्ड इन द मार्केट। ओके, सो इंटरवेंशन हमें समझ आ गया कि इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है बाय सेंट्रल बैंक। इंटरवेंशन इज बाइंग और बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन, बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज का बाय या सेल करना इंटरवेंशन कहलाता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रुपी का बाइंग या सेलिंग क्या कहलाता है, इंटरवेंशन कहलाता है। तो सेंट्रल बैंक मार्केट में आती है टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो अगर इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हो, मुझे बताओ, इफ़ इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग मोर, ठीक है, इंपोर्ट अगर इंडिया के ज़्यादा हो रहे हैं तो मनी इज़ लीविंग इंडिया, ठीक है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इंपोर्ट्स के लिए जब मैं दूसरी कंट्री से कुछ मंगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू पे इन डॉलर्स, ठीक है। तो अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर डॉलर्स वुड गो अप, डिमांड फॉर डॉलर्स इज गोइंग टू गो अप, तो डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा हो गया। तो डिमांड फॉर डॉलर्स क्योंकि ज़्यादा हो गया, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखा कि डिमांड फॉर डॉलर ज़्यादा था, तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मुझे पता है कि इट्स प्राइस इज गोइंग टू गो अप, प्राइस इज गोइंग टू गो अप, और मेरी रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होने लगेगी। तो इस केस में वही कि आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई हैज़ टू सेल, आरबीआई सेल्स डॉलर्स फ्रॉम इट्स रिजर्व, अपने रिजर्व से वो डॉलर सेल करेगी ताकि डॉलर का प्राइस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना हो। एंड दिस इज़ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इकोनॉमी, तो यहाँ पे वी कांट अफोर्ड दैट किसी भी एक करेंसी का प्राइस ऊपर या नीचे हो, ठीक है। और अगर हम इसको बीओपी से लिंक करके देखेंगे तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। बीओपी में डिटरमाइंस माई इंटरवेंशन, ठीक है, बीओपी डिटरमाइन करती है मेरा इंटरवेंशन। क्लियरली मैं बीओपी स्टेटमेंट देख के ही बता सकती हूँ इफ़ इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल बैंक और नॉट। सो हम कह सकते हैं क्लियरली दैट बीओपी इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर माई इंटरवेंशन, ठीक है। अगर कंट्री के पास डेफिसिट है तो कंट्री विल नीड फॉरेन करेंसी लाइक वी हैव सीन, तो सेंट्रल बैंक उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है मेरे पास तो सेंट्रल बैंक को उतना ही करंट अकाउंट मतलब उतना ही सप्लाई करना होगा। हमने देखा था कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट मेरे पास, लेट अस से आई हैव $50 बिलियन का, $50 बिलियन का मेरे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है, और आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी कैपिटल इनफ्लो, इन दिस केस द सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू सप्लाई मी विथ दिस $50 बिलियन, है ना। यही इंटरवेंशन का पार्ट होता है। अब फिक्स सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब सब सारा यूज़ ही मेरा रिजर्व से हो रहा है तो इसका लिमिटेशन भी क्वाइट ईजी है टू अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन क्या होगा। लिमिटेशन है दैट यू कैन रन आउट ऑफ रिजर्व्स, है ना। अगर डेफिसिट मान लो चलता जाए चलता जाए चलता जाए, डेफिसिट कंटिन्यूज, ठीक है, ईयर बाय ईयर आई एम हैविंग डेफिसिट्स, क्वार्टर बाय क्वार्टर मेरे डेफिसिट बढ़ते जा रहे हैं, डेफिसिट्स कंटिन्यू, तो क्या होगा, अगर डेफिसिट कंटिन्यू तो भाई माई रिजर्व्स वुड कीप फॉलिंग, रिजर्व्स
कीप फॉलिंग, रिजर्व मेरा कम होता जाएगा क्योंकि आई एम फाइनेंसिंग दिस डेफिसिट यूजिंग माई रिजर्व्स, तो रिजर्व्स कीप फॉलिंग। ठीक है, अगर रिजर्व्स लेट अस से, चलो मान लेते हैं कि रिजर्व्स मेरे पास टोटल एक बार में स्टॉक जो है ये रिजर्व का मेरे पास था $100 बिलियन, मेरे पास इतने रिजर्व्स थे। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि डेफिसिट जो है मेरा ईच ईयर, मेरा क्या डेफिसिट है अगर मैं बोलूँ, सो डेफिसिट ईच ईयर फॉर मी इज़ $20 बिलियन। तो तुम मुझे एक बात बताओ कितने साल लगेंगे फॉर माई रिजर्व्स टू क्लियर आउट इंटायरली? वेरी सिंपल, 5 ईयर्स लग जाएंगे। 5 ईयर्स में मेरा पूरा डेफिसिट जो है, 5 ईयर्स के बाद मैं अगर अपना रिजर्व चेक करूंगी तो माई रिजर्व वुड बी इक्वल टू जीरो, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा होगा। इसीलिए कंट्रीज को मुश्किल होता है टू मेंटेन फिक्स रेट, क्योंकि यू आर गोइंग टू रन आउट ऑफ रिजर्व इवेंचुअली। ठीक है, नाउ वी हैव प्रीवियसली लर्न अबाउट डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज डी वैल्यूएशन। ठीक है, डी वैल्यूएशन क्या होता है? जो हम डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बट डिवैल्यूएशन इज अ वर्ड जो कि सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही यूज होता है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही यूज होगा दिस वर्ड डिवैल्यूएशन दैट यू आर सीइंग। अब इसका मतलब क्या होता है? डीवैल्यू करना, किसी चीज को डीवैल्यू करना। मैं बोल रही हूँ करेंसी को डीवैल्यू कर दिया गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिड्यूस किया है, गवर्नमेंट ऑफिशियली रिड्यूसेस वैल्यू ऑफ करेंसी। गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू ऑफिशियली खुद रिड्यूस कर रही है, अपनी करेंसी का वैल्यू खुद घटा रही है, उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन इज व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, लेट अस से कि मान लेते पहले $1 जो था वो मुझे ₹80 में मिल जाता था, ये मेरा एक्सचेंज रेट था, मेरा एक्सचेंज रेट था ₹80 पर डॉलर। ठीक है, दिस वाज माय एक्सचेंज रेट। लेकिन अब डिवैल्यूएशन किया गया है, अपनी करेंसी का वैल्यू घटाना, मतलब नाउ आई हैव टू पे मोर रुपी टू गेट माई सेल्फ अ डॉलर, मतलब एक्सचेंज रेट हैज़ इंक्रीज। क्लियरली हमने एक्सचेंज रेट के टॉपिक में यही सीखा है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया है। जब हम डीवैल्यू कर रहे हैं तो कैन आई नॉट थिंक ऑफ दिस कि मेरा जो रुपी है दिस इज गेटिंग वीकर, सो रुपी बिकम्स वीकर, है ना? करेंसी डिवैल्यूएट करने का, डिवैल्यू करने का मतलब है मेरा जो रुपी है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है फॉर कंट्रीज टू डू समटाइम्स? जब मैं डिवैल्यूएशन करती हूँ उसका पहला फ़ायदा ये है दैट मेरे एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं। आई हैव एक्सपोर्ट्स चीपर, मेरे एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं। क्यों मेरे एक्सपोर्ट्स चीप हो जाएंगे? एक्सपोर्ट इज मी सेंडिंग माई गुड्स टू सम अदर कंट्री, है ना? तो पहले उनको मुझे, जब वो मुझे $1 देते थे तो वो बस ₹80 वर्थ में से सामान ले सकते थे, बट डिवैल्यूएशन के बाद $1 लेके वो मेरे से ₹100 वर्थ का सामान ले सकते हैं, तो मेरे एक्सपोर्ट्स जो हो जाते हैं वो चीपर हो जाते हैं। एंड सिमिलरली सेम लॉजिक लगाओगे तो इम्पोर्ट्स जो है हमारे लिए, इम्पोर्ट्स हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि पहले वी हैड टू ओनली गिव ₹80 टू गेट $1 एंड नाउ वी हैव टू गिव ₹100 टू गेट $1। सो डिवैल्यूएशन के दो वो क्या है कि एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये था पूरा आइडिया ऑफ आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का पूरा ये आइडिया था। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सेकंड है मेरे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था, मतलब यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करता है, मार्केट डिटरमाइंस एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट, वो आता है मेरे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं इम्पोर्ट्स जो हैं वो मेरे कंट्री के बढ़ गए, इम्पोर्ट्स मेरे कंट्री के इंक्रीज होते हैं। तो हमने देखा इम्पोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि डिमांड फॉर लेट अस से डॉलर्स इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, है ना? क्योंकि अभी हमने ऊपर जस्ट डिस्कस किया था, तो डिमांड फॉर डॉलर्स इज गोइंग टू इंक्रीज, तो इसका मतलब है डॉलर एक्सपेंसिव हो जा रहा है। ठीक है, तो अब एक्सचेंज रेट चेंज होगा, तो माना तो पहले ₹80 पर डॉलर एक्सचेंज रेट था, तब वो क्या होने वाला है? ₹85 पर डॉलर, क्योंकि मेरा डॉलर एक्सपेंसिव हो गया, है ना? ये होने वाला है मेरा रिजल्ट। तो यही है मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कि कुछ भी चेंज हो एक्सपोर्ट्स में, इम्पोर्ट्स में कुछ भी चेंज हो, उसकी वजह से डिमांड चेंज हुआ डॉलर्स का, क्योंकि हमने क्या देखा है डिमांड एंड सप्लाई साइड डिटरमाइंड है पूरा, तो डिमांड चेंज हुआ और डिमांड के चेंज होने की वजह से मेरा एक्सचेंज रेट खुद ब खुद चेंज हो गया। इसमें किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को इंटरवीन नहीं करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को खुद से चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका पूरा रेट जो है होते हैं वो खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं टू रिड्यूस एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस दैट इज देयर। ठीक है, तो जब मैं ये देख सकती हूँ कि जब मेरी करेंसी डिप्रिशिएट होगी, करेंसी का डिप्रिशिएट होने का मतलब है मेरा इम्पोर्ट्स जो है वो मेरे लिए कॉस्टली हो जाएगा, एंड सिर्फ इसी की वजह से डिमांड वुड फॉल, है ना? तो ये हो गया मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाउ
वी हैव टू टर्म्स। उसमें पहला टर्म है, एक टर्म है मेरे पास क्लीन फ्लोट। आई हैव दिस टर्म क्लीन फ्लोट। ठीक है, क्लीन फ्लोटिंग का मतलब, फ्लोट करने का क्या मतलब होता है? ठीक है, तैरना, है ना। सो क्लीन फ्लोटिंग मतलब खुद से ही सर्वाइव करना, है ना। क्लीन फ्लोट करने का मतलब है, क्लीन फ्लोट होने का मतलब है देयर इज नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक, नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। क्लीन फ्लोटिंग का मतलब देयर इज नो इंटरवेंशन। और ये प्योर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है मेरा, क्लीन फ्लोट एक्सचेंज रेट, प्योर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, और वहीं पे मेरे पास एक दूसरा टर्म आ जाता है जो कि है मेरे पास, जो सेकंड टर्म है मेरे पास, दैट इज फॉर मी इट्स डर्टी फ्लोट। ठीक है, डर्टी फ्लोट क्या होता है? व्हाट इज डर्टी फ्लोट? सो क्लीन फ्लोट वाज कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर मैं पूछूँ कि डर्टी फ्लोट क्या होता है, सो डर्टी फ्लोट में थोड़ा सा इंटरवेंशन होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, बट इट डज नॉट इंटरवीन रेगुलरली। सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है बट ओकेजनली करती है। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड तब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है, तो सेंट्रल बैंक ओकेजनली इंटरवीन करती है। दिस इज माई डर्टी फ्लोट। सो आई होप देर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लीन फ्लोट एंड डर्टी फ्लोट ऑल्सो। ठीक है, अगर मान लेते हैं डर्टी फ्लोट का अगर एग्जाम्पल दूँ, तो मान लेते हैं कि पहले ₹80 पर डॉलर मेरे पास एक्सचेंज रेट था और अब वो हो गया ₹85 पर डॉलर। तो ये तो खुद से ही हुआ है, ये क्लीन फ्लोटिंग के थ्रू हुआ है। बट अब जो कंट्री है ना, इट कांट लेट द रुपी फॉल फर्दर। अब ये नहीं देख पाएगी कंट्री की यार ये यहाँ से अब 90 रुपीज़ पर डॉलर हो जाए। नो, ये मेरे पास अफोर्डेबल सिचुएशन नहीं है, तो तब आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ेगा टू स्टॉप फर्दर दिस फॉल ऑफ रुपी दैट इज हैपनिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिवैल्यूएशन डिस्कस किया, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियली रिड्यूस करती है वैल्यू ऑफ करेंसी। एंड वी ऑल्सो नो कि अप्रिसिएशन क्या होता है। अप्रिसिएशन क्या होता है? अप्रिसिएशन आता है मेरे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। अप्रिसिएशन आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। इसमें मेरी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है ना, मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। तो मेरा एक्सचेंज रेट लेट अस से ₹80 पर डॉलर से हो गया ₹70 पर डॉलर। तो ये है मेरा अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, है ना। डेप्रिसिएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी नो की करेंसी वीक हो जाती है। डिवैल्यूएशन मैंने बता दिया, गवर्नमेंट खुद वीक कर रही है करेंसी को अंडर फिक्स सिस्टम। एंड सेम एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, एक टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है बताना तुम्हें, वो है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यू करना किसी चीज़ को। रीवैल्यू का मतलब है कि जैसे डिवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू घटाई थी ना गवर्नमेंट ने, वैसे ही वहाँ का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का डिवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल का डिप्रिसिएशन है, और फिक्स्ड का रीवैल्यूएशन, फ्लेक्सिबल का अप्रिसिएशन है। समझ आ रहा है? सो रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो स्ट्रेंथन करेगी करेंसी को। गवर्नमेंट विल स्ट्रेंथन करेंसी। ठीक है, तो वहाँ फिक्स्ड में जब करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम, करेंसी की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी को हम रीवैल्यूएशन बोल रहे हैं। इट्स लाइक अप्रिसिएशन बट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नॉट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। राइट, ओके। वी कैन ऑल्सो राइट डिवैल्यूएशन एक और टर्म्स में, क्योंकि हमने देखा कि डिवैल्यूएशन में वी वर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आर करेंसी। सो कैन आई ऑल्सो से कि डिवैल्यूएशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट दिस इज ऑफिशियल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। डज इट मेक सेंस? क्योंकि मैं अपनी करेंसी को वीक कर रही हूँ, सो आई कैन ऑल्सो राइट दैट devaluation is official increase in price of the foreign currency। ठीक है, ओके। तो ये भी हमने समझ लिया है कि डिवैल्यूएशन को हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक फाइनल टेबल के साथ अगर हमें समराइज करना हो यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, पहला मैं सिचुएशन दे रही हूँ, तुम बताना ये क्या होगा। तो लेट अस से कि ₹80 पर डॉलर से मेरे पास एक्सचेंज रेट चेंज होके हो रहा है ₹100 पर डॉलर। ये खुद से हुआ है। तो व्हाट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, रुपी डेप्रिशिएट हो रही है, दिस इज डेप्रिसिएशन। हम समराइज कर रहे हैं अभी जितना हमने किया है। चलो अब अज्यूम करते हैं कि ₹100 पर डॉलर से मेरा एक्सचेंज रेट हो जा रहा है ₹80 पर डॉलर। ये क्या हो रहा है? गुड, दिस इज अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। यहाँ पे रुपी मेरी जो है वो अप्रिशिएट कर रही है ना, रुपी इज अप्रिशिएटिंग। जब गवर्नमेंट चेंज करेगी, गवर्नमेंट अगर चेंज कर रही है, इस सिनेरियो में गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज ला रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड, उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन, है ना। डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट खुद से कोई चेंज लाती है। और अगर मार्केट से चेंज आता है तो वो होता है डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करता है, कोई रियल इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं है, है ना।
यहाँ पे भी डायरेक्शन मैटर करता है कि एक्सचेंज रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, और डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू डीवैल्यूएशन एंड अप्रिसिएशन इज इक्वल टू रीवैल्यूएशन इज व्हाट वी कैन से। ओके, थैंक यू।